जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 2 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और अपना टॉपिक चल रहा था अभी कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी? F समानुपाती Q1 Q2। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? F समानुपाती 1/r²। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर F समानुपाती इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। और वहां से क्या है? समानुपाती नियंत्रण हटाएंगे तो K आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा? भी F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि अभी अपना अच्छे तरीके से हो चुका था अभी इस लेक्चर के अंदर। और उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि K की वैल्यू एक तो क्या है? भी माध्यम के ऊपर डिपेंड करती है और एक मापन पद्धति के ऊपर डिपेंड करती है। तो अपने मापन पद्धति के अंदर तो पढ़ा था भी यदि CGS यूनिट हो तो उस कंडीशन के अंदर K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और यदि MKS यूनिट हो, मीटर किलोग्राम सेकंड पत्ती, उस कंडीशन के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं भी निर्वात माध्यम के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी। निर्वात माध्यम के अंदर K को निर्वात माध्यम के अंदर क्या होता है? अभी 1π/4πε0। K क्या होता है? अभी 1π/f निर्वात के अंदर। ठीक है, या लिख सकते हैं भी F निर्वात में क्या होता है? अभी K की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है। ये चीज होती है। ठीक है, और यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है? भी 1/4πε0 और जिसके अंदर या भी MKS यूनिट की बात करेंगे भी निर्वात और निर्वात के अंदर मीडियम के अंदर, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा यूज है ना MKS यूनिट का ही होता है। ठीक है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है। और अब क्या है भी एक जो डिस्कस करें भी यहाँ पे ε0 की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी? भी ε0 1/4π K और 4π K की वैल्यू क्या होगी? भी आपकी 9 × 10⁹ और यूनिट क्या हो जाएगी? भी यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ऊपर कूलाम स्क्वायर, यही हो जाएगा, यही चीज होगी। और यहां से क्या है? 20 को आप 1 के अंदर के 20 से टोटली भाग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी भी आपकी। ठीक है, तो ये तो हो गया भी आपका निर्वात के अंदर। ठीक है, जहां पे K की वैल्यू ये हो जाएगी, ε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? भी आपकी ये हो जाएगी। अब यदि मीडियम दिया हुआ हो आपके पास, माध्यम, और यहां पे एक और बता देते हैं भी ε0 है, वो होगी भी आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। वो क्या हो जाएगी भी आपकी निर्वात की विद्युतशीलता।
और यदि आपके पास मीडियम दिया हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी एफ माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन क्या होता है भी आपका एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। भी आपका मीडियम दिया हुआ हो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करोगे वहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी भी 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी। और ये या लिख सकते हो भी एफ माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीडियम के अंदर। और यहाँ पे देखो निर्वात माध्यम के लिए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन निर्वात माध्यम के लिए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है भी 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बट आपके लिए माध्यम के लिए के की वैल्यू निकालनी हो तो 4 हो गया, 5 पाई हो गया। एप्सिलॉन की एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है भी एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन 0 आपके पास दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर क्या है भी ये होता है भी आपके माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, पैराविद्युतांक बोलते हैं, जो हर मीडियम के लिए क्या है भी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे वायु के लिए क्या है 1 मानते हैं, उसी प्रकार क्या है भी अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन तो है क्या है भी आपके माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोल देते हैं या सीधी विद्युतशीलता भी लिख देते हैं। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा भी आपका माध्यम की अपेक्षिक माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको बोल देते हैं भी पैरा वैद्युतांक। ठीक है, ये तो हो गया भी आपका निर्वात माध्यम के अंदर। और माध्यम के अंदर एम के स्पत्ति के अंदर क्या है भी के की वैल्यू क्या होगी भी निर्वात के अंदर जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा। और वहाँ पे जो के की वैल्यू होगी ये तो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है भी ये होती है 8.85 गुना 10⁻⁻12। पुट करके क्या है भी यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की जगह के की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगी भी माध्यम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन 0 आपके पास दिया हुआ है, और एप्सिलॉन आर के अभी पैराविद्युतांक या माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है भी अलग अलग पदार्थों के लिए जिस प्रकार का मीडियम लिया जाता है उनके लिए क्या होती है भी अलग अलग होती है। ये तो हो गया भी आपका कूलॉम का नियम। वैसे तो क्या है भी बहुत ज़्यादा भी जितना भी बढ़ाएं उतना हो जाएगा भी 12वीं के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बट यहाँ पे शॉर्ट लेके क्या है भी आपका कंप्लीट किया है भी आपकी के की वैल्यू को बता दिया और कूलॉम का नियम बता दिया। एक बार और बता देते हैं भी कूलॉम का नियम बिंदु आवेशों के लिए और स्थिर आवेशों के लिए होता है। और डेफिनेशन एक बार और डिपेंड करें बताएं तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम डिस्कस करते हैं भी एक और देखते हैं भी एफ निर्वात और एफ माध्यम के मध्य क्या रिलेशन होता है। भी निर्वात माध्यम के अंदर लगने वाला फोर्स और माध्यम के अंदर लगने वाले फोर्स के मध्य डिफरेंस क्या होता है। तो अपने लिख सकते हैं भी एफ माध्यम
क्या होता है अभी 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, F माध्यम तो ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा भी, इसको लिखें तो F निर्वात लिख दें, अपॉन एप्सिलॉन r। ये चीज हो जाएगी। ठीक है, F माध्यम क्या हो जाएगा भी, F निर्वात अपॉन क्या हो जाएगा भी, एप्सिलॉन r हो जाएगा। इस प्रकार के रिलेशन से भी शो कर देते हैं भी। यही होगा भी आपका F माध्यम क्या होता है भी, आपका ये चीज होती है, इस चीज को क्या है भी F निर्वात माध्यम के अंदर क्या है भी एप्सिलॉन r से भाग दे तो वो चीज आ जाएगी, ये रिलेशन हो जाएगा। या बोल सकते हैं भी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य जो परिणामी बल होगा वो निर्वात के बल के सापेक्ष क्या हो जाता है भी, एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाता है भी, कम हो जाता है। ठीक है, अब रिलेशन हो गया मीडियम और निर्वात के अंदर क्या भी क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हमने बता दिया। और अब हम डिस्कस करते हैं भी कूलाम नियम के सदिश निरूपण के बारे में। भी आपका जो इस बुक के अंदर है ना, जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहीं से ही होता है भी, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण वो देखते हैं भी अपने। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, उसके बारे में क्या अभी अब हम चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, भी दो बिंदु आवेश है, एक Q1 मान लो एक Q2 मान लो, किसी पोजीशन क्या है भी R1 और R2 के ऊपर क्या है भी स्थित है। तो वहां पे देखते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। ये मान लो आपका X, Y और Z। अब दो बिंदु आवेश मान लो क्या है, एक मान लो। अब दो बिंदु आवेश मान लो क्या है, एक आवेश मान लो आप क्या है Q1 मान लो, दूसरा आवेश क्या मान लो भी आप Q2 मान लो। वो दोनों आवेश क्या है, एक R1 पोजीशन पे स्थित मान लो, दूसरा क्या मान लो भी आपका R2 पोजीशन पे स्थित है। एक कौन सी पोजीशन पे मान लो क्या है R1 पे मान लो, दूसरा क्या मान लो भी आप R2 पोजीशन पे स्थित मान लो। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, मूल बिंदु हो गया। एक क्या है Q1 चार्ज, R1 पोजीशन पे स्थित है। दूसरा क्या है थोड़ा लाइन कुछ हो गई है, Q2 चार्ज R2 पोजीशन पे स्थित है। ठीक है, एक तो R1 पोजीशन पे हो गया, दूसरा क्या हो गया अभी R2 पोजीशन पे स्थित हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो। तो ये क्या हो जाएगा अभी, डायरेक्शन इधर करें तो R2 माइनस R1। ये चीज क्या अभी अपने निकाल सकते हैं बे सदिशों का
त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है भी किसी सदिश की दो भुजाओं का योग क्या होता है भी तीसरी भुजा के क्या होता है भी बराबर होता है। सदिशों के जो नियम के अकॉर्डिंग क्या है भी स्केलर नियम वेक्टर नियम है, उसके अकॉर्डिंग त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है भी तीसरी भुजा की क्या होता है भी बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया अभी दो चार्ज मानना, एक तो Q1 मानना है, एक Q2 चार्ज माना, दोनों क्या है भी एक R1 पोजीशन पे और दूसरा क्या है भी R2 पोजीशन पे स्थित है, और उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी भी R2 माइनस R1 हो गई। वो क्या है भी सदिशों के त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग क्या है भी अपने निकाल ली, और ये होता है भी किसी सदिश की दो भुजाओं का योग क्या होता है भी तीसरी भुजा के बराबर होता है। अब देखिएगा फोर्स निकालेंगे। फर्स्ट फोर्स पे डिस्कस करते हैं भी Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा भी आपका F21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी F21 भी। ये चार्ज Q2 है, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा भी आपका F21 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन डिनोट करते हैं। R2 माइनस R1 क्या होता है भी यदि आपके पास R2 माइनस R1 दिया हुआ हो ये तो होगा भी आपका R21, और ये दिया हुआ हो R1 माइनस R2 दिया हुआ है तो ये होगा भी आपका R12। ठीक है, ये चीज क्या है भी याद रखना। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा भी आपका K Q1 Q2 बीच की दूरी R2 माइनस R1 की स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ पे क्या है भी फोर्स की डायरेक्शन शो की है तो इसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, वो क्या हो जाएगी भी आपके R21 कैप। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन तो इधर की तरफ ही है, तो ये R1 पोजीशन है, ये R2 पोजीशन है, और इसको क्या है भी अपने R21 डिनोट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी इधर की तरफ ही। Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, और देख लीजिए और सोल्व कर दीजिएगा इसको। R21 कैप क्या हो जाएगा भी R21 सदिश बटे R21 सदिश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो F21 क्या हो जाएगा अभी K Q1 Q2 R2 माइनस R1 की स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा अभी आपका R21 सदिश का वेक्टर, वो मैग्नीट्यूड सॉरी F21 K Q1 Q2 R2 माइनस R1 बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और R21 और ये क्या हो जाएगा भाई आपका R2 माइनस R1 को लिख सकते हैं भी अपने R2 माइनस R1 ही होता है वो, तो ये F21 क्या हो जाएगा अभी आपका K Q1 Q2 ये क्या हो जाएगा अभी R2 माइनस R1 की क्यूब और R21 सदिश। ये हो गया अभी Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की क्यूब और R2 माइनस R1।
ठीक है। इसको क्या है भी आप R2 माइनस R1 से भी क्या है भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एक साइड में लिख लो, F21 कितना है अभी आपका Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, K Q1 Q2 ये चीज होगी। अब एक चीज अब निकालते हैं भी Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण इस आवेश के ऊपर इस आवेश के कारण लगने वाला बल, क्या हो जाएगा अभी आपका, वो ये साफ कर दो, ये इस वाला काम हो गया आपका। Q1 आवेश के ऊपर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल F12, ठीक है, इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। अब देखिएगा अभी सदिश के नियम से यहाँ पे R1 माइनस R2 कर दें, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, देखिएगा डायरेक्शन तो क्या है इधर की तरफ ही होगी। Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल F12, ठीक है। सदिश के नियम से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के बराबर होना चाहिए, तो R2 प्लस R1 माइनस R2 इक्वल टू R1, ये हो जाएगा R2 प्लस R1 माइनस R2, और ये या तो अपोजिट कर नेगेटिव साइन कर दो या इक्वल रख दो, R1 इक्वल टू R1। सदिश नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है भी तीसरी भुजा के बराबर होता है, या भी अपने सीधा लिख सकते हैं R2 प्लस R1 माइनस R2, और ये अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस R1, तो वहां से भी क्या हो भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, Q1 आवेश के ऊपर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल क्या है भी निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा भी आपका F12 K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा भी आपका R स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा भी आपका R स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है अभी चेंज क्या है अभी उसके अंदर अपने कंप्लीट वैसे डेराइव नहीं कर रहे, चेंज क्या है अभी बीच की दूरी क्या है अभी इन दोनों की R12 ही है, यही चीज है। R1 माइनस R2 क्या होता है अभी R12 के बराबर होता है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अभी R12 कैप हो जाएगा, ये चीज होगी भी डायरेक्शन इस की। बीच की दूरी क्या है अभी R1 माइनस R2 सेम क्या है अभी दूरी का डिफरेंस आया है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे अभी R1 माइनस R2 क्यूब, ठीक है, और ये R12 आप कर लेना सेम उस कंडीशन के अनुसार के विशेष सोल्व करोगे तो आपके सामने यही वैल्यू आएगी। आप आराम से करना कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मानना, फिर उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है R12 कैप लगाना, फिर उसको A कैप इक्वल टू A सदिश अपॉन A सदिश का मैग्नीट्यूड वाला लगाना, आपके सामने क्या है भी ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब दोनों की तुलना करें, फोर्स की तुलना करें, तो वहां से क्या चीज सामने आएगी भी आपके सामने भी एक तो R21 है कि डायरेक्शन है, और एक माइनस R12 हो गया भी R21 और R12 की डायरेक्शन क्या है भी एक दूसरे के अपोजिट है,
ठीक है। R21 और R12 की डायरेक्शन क्या है भी, एक दूसरे के अपोजिट है भी। R21 की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये रही। R12 की डायरेक्शन क्या है भी, इधर की तरफ है। R21 क्या है भी, इधर की तरफ है। R12 क्या है भी आपका, इधर की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे की क्या है भी, अपोजिट है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी, अपने पुट करें तो F12, या सॉरी ऊपर वाले के अंदर पुट कर दो चाहे नीचे वाले के अंदर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भी, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 की, सॉरी क्यूब था यहाँ पे, क्यूब, और R21 की जगह क्या आ जाएगा भी आपका R12, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, R21 की जगह क्या हो जाएगा भी आपका माइनस R12। अब दोनों की तुलना करें, एक F21 फोर्स की और F12 फोर्स की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, और चीज मिला लें, R12 सेम है, K Q1 Q2 सेम है, बट ये क्या चीज है भी, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो मैग्नीट्यूड से हमेशा क्या है भी, यहाँ पे आप एक बार माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो R2 माइनस R1 हो गया, मैग्नीट्यूड के अंदर है वो पॉजिटिव हो गया, नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव दोनों चीज क्या है भी, फैक्टर बराबर है। तो यहाँ पे क्या है भी, F21 क्या हो जाएगा भी आपका, या F21 फोर्स क्या हो जाएगा भी आपका माइनस F12 हो जाएगा, यही चीज हो जाएगी भी आपके। F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा भी, माइनस F12 हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं भी, दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिमाण में तो समान होता है, बट डायरेक्शन क्या होती है भी, विपरीत होती है। कहने का मतलब दोबारा बता दे भी, दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल भी दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य या दोनों आवेशों में परस्पर लगने वाला बल परिमाण में समान तथा दिशा में क्या होता है भी, विपरीत होता है। दिशा में विपरीत होता है। दोनों आवेशों में परस्पर लगने वाला बल, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, या Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल क्या है भी, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो वो क्या होते हैं भी, मैग्नीट्यूड तो उनका समान होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी भी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, ये तो हो गया भी आपके कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।